हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब को 7वां चैप्टर नए इलाके में खुशबू रचते हाथ। ये आपका काव्य खंड से लिया गया चैप्टर है। वैसे ये आपका 15वां चैप्टर है, लेकिन काव्य खंड का ये 7वां चैप्टर है। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नए बसते इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है। तो जो इलाके नए बसते चले जाते हैं उसमें रास्ता क्यों भूल जाता है कभी। तो कभी नए बसते इलाकों में रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि यहाँ पर रोज़ नया निर्माण होता रहता है और रोज़ नई नई घटनाएं घटती रहती हैं। तो अपने ठिकाने पर जाने के लिए जो निशानियाँ बनाई गई होती हैं वो जल्दी ही मिट जाती हैं। पीपल का पेड़ हो या ढहा हुआ मकान या खाली प्लॉट, सब में शीघ्र ही परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वो रास्ता भूल जाता है, उसको दिशा भ्रम हो जाता है। तो क्या होता है, जो नए नए इलाके बसते हैं उसमें सभी को दिशा भ्रम हो जाता है, सभी रास्ता भूल जाते हैं। कभी हम बहुत पहले गए होते हैं तो हम सोचते हैं चलो अपनी एक निशानी बना लेते हैं, तो ये हमारा मकान इस मकान के पास है कि हमारा मकान है उसके पास में ये पेड़ है। लेकिन जब नया कुछ बनना होता है वहाँ पर तो उन चीज़ों को हटा दिया जाता है और नया निर्माण कर दिया जाता है। तो हमारी निशानियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं मिट जाती हैं। फिर हम उस इलाके में जाते हैं तो हम जो रास्ता है वो भूल जाते हैं, हमको दिशा भ्रम हो जाता है हम किस दिशा में जाएं। तो इसमें क्या है, बताया गया है कि जो कवि हैं वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो नए बसते इलाके हैं उसमें वो रास्ता भूल जाते हैं, उनकी जो निशानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मिट जाती हैं और नए नए निर्माण हो जाते हैं वहाँ पर, इसलिए उनको दिशा भ्रम हो जाता है, वो रास्ता भूल जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। आंसर होगा, कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। पुराने निशान कौन कौन से हैं। पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, ज़मीन का खाली टुकड़ा और बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कभी एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है। आंसर होगा, कभी अपने निर्धारित घर से एक घर पीछे या आगे इसलिए चल देता है क्योंकि उसे घर तक पहुंचाने वाली जो सारी निशानियां थी वो मिट चुकी हैं। उसने एक मंजिले मकान की निशानी बना रखी थी जिस पर बिना रंग वाला लोहे का फाटक था, परंतु अब वह ना तो फाटक रहा ना वो एक मंजिला मकान रहा, इसलिए वह अपने निश्चित लक्ष्य को ढूंढता ढूंढता आगे या पीछे चला जाता है। यह आपका अगला प्रश्न, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा, इससे क्या अभिप्राय है। आंसर होगा कि बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा, इससे अभिप्राय है एक लंबा अंतराल, मतलब एक बहुत लंबा समय। जिस प्रकार दोनों ऋतुओं के बीच एक लंबा समय बीतने से क्या होता है, परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कभी ने कभी बसंत की बहार देखी थी किंतु आज उसे पतझड़ का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कभी को पुराने निशान ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि काल और परिस्थितियों में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया, काफ़ी लंबे टाइम बाद आया वो, तो जो चीज़ें पहले थी अब वो नहीं थी, तो उसको क्या हुआ, जो पुराने निशान हैं वो ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि काल और परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, समय और परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। वो समय ना तो वो समय है और ना ही वही परिस्थितियाँ हैं। लोगों के मकान नए नए बन गए हैं, जो उसने निशानियाँ बनाई थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा, इसका यही अभिप्राय है। दो ऋतुओं के बीच में एक लंबा समय बीतता है जब, तो परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो जाती हैं। वैसे ही जो कभी है काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, इसलिए उसको अपने जो पुराने निशान जो उसने बनाए थे वो ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है, परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे कभी ने कभी बसंत की बहार देखी थी तो आज उसे पतझड़ का सामना करना पड़ रहा है। वो चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती जो उसके ज़माने में थी, इसलिए उसको जो पुराने निशान हैं वो खोजने पड़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है। समय की कमी की ओर इशारा क्यों किया है। तो आंसर होगा कि कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने काम में व्यस्त है। परिस्थितियों में बहुत तीव्रता से बदलाव आ रहा है, मनुष्य पहले से अधिक गतिशील हो गया है, सबके पास समय का अभाव है, कमी है,
इसलिए मन में केवल एक उम्मीद बची है कि शायद कोई जाना पहचाना व्यक्ति उसे पहचान कर पुकार ले। आपका अगला प्रश्न है कि इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है। आंसर होगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया है जो कि एक ही दिन में पुरानी हो जाती है। आधुनिक शहरों की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि आज के इस परिवर्तनशील दौर में मनुष्य जो है वो संवेदन शून्य हो गया है। आपसी मित्रता और प्रेम भाव का अभाव हो गया है, कमी हो गई है। तो मनुष्य दूर रहने के कारण एक दूसरे के हृदय से भी दूर हो गया है। यहाँ केवल स्मृतियों के सहारे जीना असंभव है। कोई एक दूसरे से पहचान नहीं रखता। द्वार खटखटाने पर भी कोई किसी की सहायता नहीं करता है। सभी अपने कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए कभी भी इस रंग बदलती दुनिया में भ्रम का शिकार होता है। यहाँ पर जो कवि हैं वो शहरों की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। शहर में कैसी ज़िंदगी होती है, लोग कैसे रहते हैं, बहुत बिजी होते हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके पास में कौन सा व्यक्ति रहता है। अगर कोई व्यक्ति आ जाता है सहायता मांगने के लिए तो वो किसी की सहायता करना भी पसंद नहीं करते। शहर की लाइफ होती है वो इतनी बिजी होती है कि अगर उनके यहाँ कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि उनका टाइम है वो ख़राब हो जाएगा, उनका काम नहीं हो पाएगा। तो कवि का यही कहना है कि यादों के सहारे कोई कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि शहर की जो ज़िंदगी है वो यही है, क्योंकि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो मनुष्य दूर रहने के कारण एक दूसरे के हृदय से भी दूर हो गया है। तो छोटे शहरों में जो लोग होते हैं आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को पहचानते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो छोटे शहरों में लोगों को पता होता है कि उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन शहरों की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके पास रहने वाला व्यक्ति कौन है, क्या नाम है। वो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो किसी से बात करना तक पसंद नहीं करते। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाठ में हिंदी महीनों के कुछ नाम आए हैं, आप सभी हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए। तो हिंदी महीनों के नाम आपको लिखने हैं क्रम से। पहला कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो ये हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, सावन मतलब, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। फिर है आपका अगला प्रश्न कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। आपके जो भी व्याख्या वाले प्रश्न हैं वो आप हमारी अलग से वीडियो जो हमने बनाई है, कविता की जो व्याख्या करवाई है, अर्थ बताया, उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आंसर होगा, खुशबू रचने वाले जो हाथ हैं वो घोर गरीबी, अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में, गंदे नाले के किनारे, कूड़े करकट के ढेर के पास, छोटी छोटी बस्तियों की तंग और गंदी गलियों में रहते हैं। मतलब जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं, हमारे लिए तो वो खुशबू बनाते हैं, खुशबू रचते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी गरीबी में रहते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं, इनका जीवन अभावों से भरा होता है। ये गंदे नाले के किनारे रहते हैं, कूड़े करकट के जहाँ ढेर होते हैं वहाँ पर रहते हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। आंसर होगा, कविता में कई प्रकार के हाथों की चर्चा की गई है, जैसे उभरी नसों वाले हाथ मतलब वृद्ध मजदूरों के हाथ, घिसे नाखनों वाले हाथ मतलब मजदूर वर्ग के हाथ, फिर है पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ मतलब कम उम्र के बच्चों के हाथ, जूही की डाल जैसे हाथ मतलब नवयुवतियों के सुंदर हाथ, कटे पिटे और जख्मी हाथ मतलब मालिक द्वारा शोषित एवं सताए मजदूरों के हाथ। तो अगला प्रश्न है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। आंसर होगा, खुशबू रचते हैं हाथ ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि जिन हाथों द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जाती है वो हाथ गंदे हैं, गंदी जगहों पर रहते, अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश हैं। मतलब ये लोग खुद तो इतनी गंदगी में रहते हैं, लेकिन इनके हाथों से क्या होती है, खुशबू बनाई जाती है, अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं जो सारे संसार को महकाती हैं। तो खुद गंदगी में रहने वाले ये लोग दूसरों के लिए खुशबू रचते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है।
आंसर होगा जहाँ अगरबत्ती बनती है वहाँ का जो माहौल है बहुत गंदा होता है। गंदे नाले की वहाँ से बदबू आ रही होती है, चारों ओर गंदगी का ढेर होता है। वहाँ पर गंदगी के ढेर से बदबू से क्या होता है, दुर्गंध फैली होती है। इस बदबू में ऐसा लगता है जैसे कि नाक फट जाएगी। तो जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का वातावरण अत्यंत गंदा होता है। अगला प्रश्न कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर होगा कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर विषमता का चित्रण तथा दुनिया भर में अपनी बनाई अगरबत्तियों के माध्यम से सुगंध फैलाने वाले मजदूर वर्ग का घोर गरीबी में गंदगी के जीवन में जीवन बिताना तथा समाज द्वारा उनकी उपेक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो कभी यही चाहते हैं कि जो ये लोग हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छी अच्छी अगरबत्तियाँ बनाते हैं, पूरे संसार में खुशबू फैलाते हैं, लेकिन खुद ये लोग जो हैं बहुत गरीबी में जीवन बिताते हैं, गंदगी में अपना जीवन बिताते हैं। तो समाज के जो उपेक्षित वर्ग है, ये समाज का जो इतना उपेक्षित वर्ग जो कि हमारे लिए खुशबू रचता है लेकिन खुद इतनी गंदगी में रहता है, गरीबी में जीवन जीता है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाए, हम उनके जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। फिर है आपका अगला प्रश्न कि कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है। आंसर होगा कि इस कविता में कवि ने बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ऐसे उद्योगों में काम करना किसी एक जगह की नहीं बल्कि अनेक देशों की समस्या है और इनमें बहुत से मजदूर काम करने को विवश हैं। इसलिए इस कविता में बहुवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो ये काम है उसमें बहुत सारे लोग लगे होते हैं, तो उनके लिए एक वचन का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये जो काम है कई सारे लोग मिलकर करते हैं, अनेक देशों की ये समस्या है और इनमें बहुत से मजदूर काम करने को विवश हैं। उन्हें इस कविता में गलियों, नालों, नाखूनों, गंदे हाथों, अगरबत्तियाँ, मोहल्ले, गंदे लोग आदि इनके माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि यहाँ एक कारीगर या एक मजदूर की बात नहीं बल्कि यहाँ एक सामूहिक समस्या है, यहाँ पे एक सामूहिक समस्या की बात की गई है। तो ऐसे गरीब और उपेक्षित लोग अनेक स्थानों पर काम करते दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बहुवचन का प्रयोग करके अपने कथन पर बल देने का प्रयास किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है। आंसर होगा कि कवि ने हाथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे उभरी नसों वाले, फिर है घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए, जूही की डाल से खुशबूदार, गंदे कटे पिटे, जख्म से फटे हुए। तो ये हैं वो प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कविता की जो व्याख्या है वो हमने आपको अलग से करवाई है जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।